हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली होने जा रही है, उसके लिए मैं सभी विषयों का नोट्स वीडियो के माध्यम से ला रहा हूं मेरे अपने चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो आज मैं बिहार जीके का थ्योरी क्लास है। ये बिहार जीके का अभी तक लगभग 16-17 क्लास हो चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में एक बार जाके देख सकते हैं जाकर। और जैसे ही थ्योरी क्लास ख़त्म होती है, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आता हूँ कि किस प्रकार से उनसे प्रश्न बनेंगे और पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि बिहार में जो शिक्षा की बहाली होने वाली है उसमें महत्वपूर्ण आपके लिए मेरा चैनल योगदान देगा, और आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास भी होगा। तो चलिए हम बात करते हैं पटना में। हम देखते हैं पटना में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पटना की बात करते हैं तो कुम्हरार की बात करते हैं। एक जगह का नाम है कुम्हरार, जानते भी होंगे आप लोग अगर पटना के होंगे तो। कुम्हरार जो पटना में है, यहाँ अलग अलग समय में खुदाई की गई और यहाँ जो अवशेष मिले वह मौर्य काल के हैं। ठीक है, इसमें राजप्रसाद के कक्ष के बारे में पता चलता है। कुम्हरार यानी पटना में इसमें राजप्रसाद के कक्ष के बारे में पता चलता है, यानी गुप्त काल कुषाण काल के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, ये था हमारा कुम्हरार के बारे में जो पटना में है। चलिए अब हम बात करते हैं आगम कुआं के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आगम कुआं के बारे में बात करते हैं। तो कहानी या अनुश्रुति के अनुसार मौर्य काल के सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर इस कुएं में डाल दिया था। ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। लेकिन इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है कि ये सच है या झूठ है, ऐसा कोई प्रमाणिक साक्ष्य ही नहीं है। लेकिन कहा जाता है कहानी या अनुश्रुतियों के अनुसार। और इसी आगम कुआं के नज़दीक एक शीतला देवी का मंदिर है। और इसी आगम कुआं के नज़दीक एक शीतला देवी का मंदिर है, जिसे हम पटन देवी मंदिर बोलकर संबोधित करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पटन देवी मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मस्जिद की बात करते हैं। तो मस्जिद की बात करें तो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद, जो कि पटना के धवलपुरा में है। मस्जिद की बात करें तो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद, जो कि पटना के धवलपुरा में है, शेरशाह द्वारा बनवाया गया। आगे हम बात करें तो सैफ खान के द्वारा पटना के चौक थाना के समीप मस्जिद और मदरसा का निर्माण करवाया गया। सैफ खान के द्वारा पटना के चौक थाना के समीप यानी उसके नज़दीक मस्जिद और मदरसा का निर्माण करवाया गया। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम तख्त श्री हरि मंदिर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जिसको हम पटना साहिब भी बोलते हैं या गुरुद्वारा भी बोलते हैं। ठीक है, तख्त श्री हरि मंदिर, जैसा कि मैंने बताया कि जिसको हम पटना साहिब बोलते हैं या गुरुद्वारा बोलते हैं। तो यह गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है। यह गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है। यह 5 मंजिला इमारत है। यह जो इमारत है वो 5 मंजिला इमारत है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है ज़रा समझिएगा। वर्तमान में इसका निर्माण, वर्तमान मतलब अभी की बात करें तो वर्तमान में इसका निर्माण 1957 के आसपास बना। ठीक है, वर्तमान में इसका निर्माण 1957 के आसपास बना है। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला कि इस गुरुद्वारा में ग्रंथ साहिब है, जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा साइंड है, यानी सिग्नेचर किया हुआ है। इस गुरुद्वारा में ग्रंथ साहिब है जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा साइंड है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर खुदा बख्श लाइब्रेरी की बात करते हैं, जो कि पटना में है। यह मध्य पटना में है, यानी पटना के बीचों बीच है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गोलघर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे और गए भी होंगे मेरे ख्याल से। तो गोलघर की बात करें तो यह पटना में है। इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति विशाल गुंबदाकार है। ठीक है, इसकी आकृति विशाल गुंबदाकार है और इसका निर्माण अनाज या अन्न के भंडारण के लिए किया गया था। इसका जो निर्माण किया गया था वो अनाज और अन्न के भंडारण के लिए किया गया था। 1786 में कैप्टन
गैस्टिर्न के द्वारा, ठीक है, 1786 में कैप्टन गास्टिर्न के द्वारा अंग्रेजी सेना की भोजन की ज़रूरत तो यानी उसको पूरा करने के लिए एक स्टोर हाउस बना दिया गया था। 1786 में कैप्टन गस्टियन के द्वारा अंग्रेजी सेना की भोजन ज़रूरत उसको पूरा करने के लिए एक स्टोर हाउस के रूप में इसे क्या किया गया था, बनवा दिया गया था या बना दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पटना संग्रहालय की। तो पटना संग्रहालय की बात करें यानी जो पटना में जो म्यूजियम है उसकी बात करें तो इसकी निर्माण शैली परवर्ती मुगल शैली है। इसके निर्माण शैली के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी निर्माण शैली कैसी है, परवर्ती मुगल शैली है। और पटना संग्रहालय में एक मूर्ति दिखती है जिसका नाम दीदारगंज यक्षिणी है। पटना संग्रहालय में आपको एक मूर्ति दिखाई देगी जिसका नाम दीदारगंज यक्षिणी है। और यह जो मूर्ति है ना, यह प्रतिमा, यह विश्व प्रसिद्ध है, यह विश्व प्रसिद्ध है। इसमें मौर्य काल से लेकर कुषाण काल तक के अवशेष दिखाई देते हैं। इसमें जो है मौर्य काल से लेकर कुषाण काल तक के अवशेष दिखाई देते हैं। इसमें एक पेड़ का अवशेष दिखाई देता है। इसमें इस संग्रहालय में एक पेड़ का अवशेष दिखाई देता है जो जीवाश्म वृक्ष है, जो कि जीवाश्म वृक्ष है जो 20 साल वर्ष पुराना है। वो आज भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तारामंडल की। पटना में जो तारामंडल है, पटना तारामंडल की बात करते हैं तो यहाँ GM2 स्वचालित स्टार प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरे तारामंडल को दिखाया जाता है। पटना का जो तारामंडल है उसमें GM2 स्वचालित स्टार प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरे तारामंडल को क्या किया जाता है, वहाँ पे ग्रह नक्षत्रों को दिखाया जाता है। ठीक है, अब शहीद स्मारक की बात करते हैं। 9 नंबर है शहीद स्मारक। अब शहीद स्मारक की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पटना सचिवालय के पूर्वी द्वार के सामने है शहीद स्मारक जो है, यह पटना सचिवालय, ठीक है, पटना में जो सचिवालय है उसके पूर्वी द्वार के सामने है। आप कभी सचिवालय में जाएंगे तो आपको दिखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सदाकत आश्रम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, सदाकत आश्रम के बारे में बात करते हैं। तो यह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर है। सदाकत आश्रम जो है यह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर है। इसे मजहरुल हक के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसे मजहरुल हक के द्वारा स्थापित किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अपना अंतिम समय यहीं पर बिताया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, तो सदाकत आश्रम में ही बिताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम बात करते हैं मनेर की। किसकी, मनेर की। तो यह सूफी संत सरफुद्दीन यादिया मनेरी से संबंधित है। मनेर जो है यह सूफी संत सरफुद्दीन यादिया मनेरी से संबंधित है। यहाँ पर इनका मकबरा है। कहाँ, मनेर में। यहाँ पर इनका मकबरा है और लोग यहाँ पर चादर चढ़ाने आते जाते हैं। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं। और इसी के नज़दीक शाह दौलत का मकबरा है। इसी के नज़दीक क्या है, शाह दौलत का मकबरा है, जिसे छोटी दरगाह भी बोलते हैं। समझ गया। चलिए अब हम चलते हैं वैशाली की ओर। वैशाली में वैशाली की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो अशोक के द्वारा यहाँ पर सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे, वैशाली में। आप गए भी होंगे तो देखे होंगे। तो वैशाली की बात करते हैं तो अशोक के द्वारा यहाँ पर सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। यहाँ 383 BC में, ठीक है, यहाँ 383 BC में दूसरा बौद्ध परिषद भी संपन्न हुआ था। यहाँ 383 BC में दूसरा बौद्ध परिषद भी संपन्न हुआ था। और यहीं पर 540 BC में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। कहाँ पे, वैशाली में। ठीक है, वैशाली में 540 BC में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और 6वीं शताब्दी में यह लिच्छवियों की कर्मभूमि रही है। वैशाली जो है वो 6वीं शताब्दी में लिच्छवियों की कर्मभूमि रही है।
और पहली बार गणतंत्र की शुरुआत भी वैशाली में हुआ था। पहली बार अगर गणतंत्र की शुरुआत की बात बोला जाए तो वो वैशाली में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर पॉइंट है हमारा गया। गया की ओर चलते हैं। गया में अब इसके बारे में बात करते हैं। तो यह गया जो है यह फल्गु नदी के किनारे बसा है। गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे बसा है। यहाँ एक सूर्य मंदिर है। यहाँ एक सूर्य मंदिर है और यहाँ पत्थरकट्टी मोहल्ला है। यहाँ क्या है? पत्थरकट्टी मोहल्ला है और विष्णुपद मंदिर गया में है। ठीक है, ये सभी चीज़ों गया के बारे में बताया जा रहा है, जो बहुत ही मेन है, इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। इस मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, कौन से मंदिर का? विष्णुपद मंदिर का। इस मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था और इसके प्रांगण के समीप एक वृक्ष है जिसे अक्षयवट वृक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके प्रांगण में यानी इसके प्रांगण के समीप एक वृक्ष है जिसे अक्षयवट वृक्ष के नाम से जानते हैं और अक्षयवट वृक्ष पर जितने भी तीर्थयात्री जाते हैं इसी पर क्या करते हैं? वो पिंडदान करते हैं, जो कि कहाँ है? गया में। आगे हम बात करें फिर फल्गु नदी में नहाकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं और पूर्वजों की मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे पहाड़ियों की बात करें तो 2 पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मयोनी पहाड़ी और रामशिला पहाड़ी। कहाँ पे? तो गया में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गया में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो गया में बराबर की गुफाएं हैं। गया में बराबर की गुफाएं हैं जो मौर्य काल को बताती है, जो कि मौर्य काल को बताती है। अब हम बोध गया की बात करते हैं। गया में ही बोध गया है। बोध गया में की बात करें तो 500 BC में वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष कहने का मतलब जो बहुत पुराना वृक्ष हो जाता है, ठीक है, या पीपल के वृक्ष के नीचे, यहीं पर भगवान बुद्ध को निरंजना यानी निरंजना एक जगह है, वहीं पे फल्गु नदी के किनारे, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बोध गया में 500 BC में वट वृक्ष के नीचे यहीं पर भगवान बुद्ध को निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना ध्यान रतन घाट में लगाया था। उन्होंने अपना ध्यान कहाँ लगाया था? तो रतन घाट में लगाया था। तो ये था आज आप लोगों का पटना और राज्यों के बारे में, जो कि मेन चीज़ें थी जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है और इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसका अथाह सिलेबस है। तो कॉन्सेप्ट के तौर पे पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा और समय कम है तो मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैं उन सभी टॉपिकों को कवर करूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बार बार हमको कहना ना पड़े, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिले मेरे चैनल के माध्यम से। और अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।